मैं योगेश चंद्र शर्मा सह आचार्य भूगोल राजकीय माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। BA ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर 9th एवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल थॉट एंड मेथडोलॉजी। यह मेरा छठा व्याख्यान है और इससे पूर्व भूगोल के विकास की यात्रा को हमने देखा। 19-20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक उसे हमने देखा और उसमें विभिन्न विद्वानों के विचार और भूगोल की परिभाषा में आने वाले क्रमिक परिवर्तनों को हमने समझा। आज मैं इसके आगे अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। फ्रिंच एंड टिवारथा, इन्होंने भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है, यह पृथ्वी तल पर तत्वों की क्षेत्रीय संबद्धता का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह परिभाषा भूगोल की थी। इसके अंदर आप देखें पृथ्वी तल का विज्ञान, सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर अर्थ सरफेस का विज्ञान है। विज्ञान से अभिप्राय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था आपको, कि विज्ञान वास्तव में वैज्ञानिक सोच से संबंधित है। वैज्ञानिक सोच से अभिप्राय कोई भी घटना के पीछे कोई न कोई कार्य कारण संबंध है। वह कोई चमत्कार का विषय नहीं या चमत्कारिक घटना नहीं, उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है और यदि हम उस कारण को खोज लें तो हम उसके रहस्य को जान पाएंगे। और इस प्रकार से भूगोल को विज्ञान बनाने में फ्रिंच एंड टिवारथा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर इसमें कहा गया कि पृथ्वी तल पर तत्वों की क्षेत्रीय संबद्धता, पृथ्वी तल पर जो प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक घटक हैं, उन घटकों की क्षेत्रीय संबद्धता की बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। क्षेत्रीय संबद्धता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक तत्वों का जो वितरण है और उनका आपस में जो संबंध है, उन संबंधों के कारण वह एक विशेष व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और वह व्यक्तित्व उनकी संबद्धता का द्योतक है। उसका क्रमबद्ध वर्णन, क्रमबद्ध को यहाँ पर अंग्रेजी में हम जैसा हम समझते हैं सिस्टमेटिक शब्द जो है वो विज्ञान से संबंधित है। वैज्ञानिक विषयों को हम सिस्टमेटिक साइंस या सिस्टमेटिक सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्रमबद्ध वर्णन की बात आई है, तो इसका अर्थ ये कि उसका जेनेटिक क्लासिफिकेशन हो, उसके कार्य कारण संबंधों की खोज हो और प्रारंभ से लेकर अंत तक कैसे सिस्टमेटिकली या व्यवस्थित रूप से या क्रमबद्ध रूप से हम उसका अध्ययन करें। और अंत में शब्द आया है व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, यानी मानवीय जो क्रियाएं हैं वो पृथ्वी तल पर हो रही हैं और पृथ्वी तल पर जो प्राकृतिक घटक है उनकी संबद्धता के साथ मानवीय क्रियाओं का संबंध क्या है, इस संबंध को भूगोलवेत्ता देखता है और उसका वर्णन करता है। और इस प्रकार से फ्रिंच एंड टिवारथा ने भूगोल को एक सिस्टमेटिक साइंस तो माना ही, लेकिन साथ ही उसके वर्णन से संबंधित बात करके या इंटरप्रिटेशन से संबंधित बात करके उसने उसमें एक विषयकता भी डाल दी जो मानविकी विज्ञानों का एक प्रधान गुण है। और इस प्रकार से भूगोल साइंस और साथ में आर्ट्स दोनों का एक सम्मिलित विषय बना और इसी कारण से भूगोल को एक होलिस्टिक अप्रोच वाला विज्ञान या विषय माना जाता है। अब आप आते हैं भूगोल में प्रत्यक्षवाद, यानी 1953 से 1970, यह 20वीं शताब्दी का आधे से अधिक वाला भाग है, जिसमें शेफर द्वारा क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना की आलोचना से भूगोल की उन्मुखता इसे निरपेक्ष विज्ञान बनाने की ओर हुई। निरपेक्ष विज्ञान से अभिप्राय ये है कि भूगोल एक ऐसा विषय बने जिसमें विषयकता का कोई स्थान न रहे, यह मानवीय क्रियाओं के प्रति उदासीन रहे या मानव को भी एक तत्व, एक कारक मानकर और उसकी व्याख्या या उसका वर्णन करे। और इस प्रकार से क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना से हटकर शेफर ने इसे निरपेक्ष विज्ञान, यानी एक जिसको हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। इस युग में भूगोल में सिद्धांत और नियम प्रतिपादन की क्षमता के विकास का प्रयास किया गया। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भूगोल में सिद्धांत और नियम,
नियम और सिद्धांत वास्तव में विज्ञान का अप्रोच है या विज्ञान का उपागम है, जिसमें हम एक बड़े स्तर पर यदि किसी विशेष कार्य को या विशेष घटना को पाते हैं और उन सभी के मध्य कार्य कारण संबंधों में समानता मिलती है, तो हम उसे विज्ञान कह सकते हैं, या क्षमा करें, वह उसे हम सिद्धांत कह सकते हैं। तो सिद्धांत से अभिप्राय ये है कि जो यूनिवर्सल है, जो सभी जगह कमोबेश लागू होता है अपवादों को छोड़कर, और इसी के आधार पर फिर नियमों का प्रतिपादन होता है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा, ऐसा होने पर ऐसा होगा, या यह घटक इस प्रकार से कार्य करता है, ये इस घटक का प्रभाव ये होता है। इस तरह के जो नियम हैं वो विज्ञान में बनाए जाते हैं, और भूगोल में भी इस प्रकार के नियमों का प्रतिपादन करने का विकास या प्रतिपादन करने का कार्य किया जाने लगा, जिससे कि यह एक मानविकी विज्ञान से एक प्योर साइंस के अंदर परिवर्तित हो जाए। अब ऐसा करने के लिए क्या आवश्यक है, जिससे इसमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग। सबसे पहली बात क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी, यानी भूगोल में आंकड़ों को इकट्ठा करना और उनका इंटरप्रिटेशन करना, यानी उनका निर्वचन करना, उनका एनालिसिस करना, ये कार्य जो है इसके लिए किसके लिए आवश्यक है, ये सिद्धांत और नियमों के प्रतिपादन के लिए। तो इस प्रकार से सांख्यिकी विधियों का प्रयोग होने लगा। अवस्थिति विश्लेषण, अवस्थिति विश्लेषण का अभिप्राय ये कि साइट और सिचुएशन या लोकेशनल एनालिसिस एक शब्द है जिसे भूगोल में 1950 के बाद बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल हुई। इसका अभिप्राय ये है कि किसी स्थान विशेष पर जितने भी घटक हैं उनकी स्थिति उस स्थान विशेष के घटकों के मध्य जो संबद्धता है उसे किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो स्थिति का आकलन या स्थिति का विश्लेषण इसमें किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त है मॉडल निर्माण। मॉडल निर्माण से अभिप्राय ये कि प्रतिरूप का निर्माण, यानी हम एक निश्चित कंडीशंस में, निश्चित परिस्थितियों में किन्हीं वेरिएबल्स या किन्हीं चरों के प्रभावों का आकलन करें और उसके बाद उसे वास्तविक जगत के ऊपर लागू करें। इस प्रकार से अध्ययन में मॉडल निर्माण और सिस्टमेटिक तंत्र विश्लेषण की प्रवृत्ति प्रभावी हुई। सिस्टम एनालिसिस का अभिप्राय ये है कि पूरे क्षेत्र या पूरे जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय के सिस्टम क्रमबद्ध रूप से उसकी व्याख्या करें और किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में एक सिस्टम का अनुसरण करते हुए उसकी व्याख्या करें। इस प्रकार से ये सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, अवस्थिति विश्लेषण, मॉडल निर्माण और तंत्र विश्लेषण, ये प्रवृत्तियाँ भूगोल की नवीन प्रवृत्तियाँ मानी गई और जिसके कारण से इसे एक निरपेक्ष विज्ञान बनने में काफ़ी मदद मिली। वर्तमान में भी ये जो डायकोटोमी है या ये जो द्वैत है ये चल रहा है। कुछ विद्वान इस बात को मानते हैं कि भूगोल में ऑब्जर्वेशन या अन्वेषण, अवलोकन पर आधारित हमारा जो विचार है, हमारी जो क्रियाएं हैं या हमारे जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि सांख्यिकी विधियों के द्वारा हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन दोनों में जो खतरे हैं उसमें हमें स्पष्ट है कि सांख्यिकी विधियों का अधिक प्रयोग होने पर उसे इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी शोधकर्ता अपने मन अनुसार विभिन्न साधनों का, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके और उससे इच्छित परिणाम प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। यद्यपि ये एक गलत परंपरा होगी, लेकिन फिर भी जो लोग ईमानदारी से इसमें काम करना चाहते हैं उसके अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे होंगे जो आंकड़ों को अपने फेवर में या जैसा वो चाहते हैं वैसे परिणाम उनसे प्राप्त कर सके। इस प्रकार सांख्यिकी विधियों का प्रयोग या सांख्यिकीय का बहुत अधिक प्रयोग एक विवादास्पद विषय है। और तो दोनों ही प्रकार के, जिसमें सांख्यिकी विधियों और सांख्यिकी का बहुत अधिक प्रयोग करने के समर्थक भी हैं, दूसरी ओर जो है ऑब्जर्वेशन को और अपने अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण मानने वाले लोग भी हैं, जो मनुष्य के संदर्भ में है और मनुष्य के विचारों में विषयकता होना स्वाभाविक है। उसका अपनी जो पृष्ठभूमि है उसके अनुसार ही वह तथ्यों को, चीज़ों को या भौगोलिक वातावरण और उसके संबंधों को मनुष्य के साथ देखता है। तो उसका अपना देखने का एक नज़रिया है, एक देखने का उसका चश्मा है और इस कारण से उसके द्वारा
उस क्षेत्र के संदर्भ में की गई जो भी घोषणाएं हैं या जो भी उसके ऑब्जर्वेशंस हैं वो सही हों, ये ज़रूरी नहीं, उसमें विषयकता होगी, उसमें उसका अपना अपना वैचारिक दृष्टिकोण शामिल होता है और इस प्रकार से वह भी पूर्ण या पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। कॉल एंड किंग 1968, ईस्ट 1968, रेनॉल्ट 1956, ग्रेगरी 1963। मॉडल और तंत्र विश्लेषण के क्षेत्र में चॉर्ले और हेगेट, स्प्लिंडर, चिशॉम, कोहेन, रोसेंथल, एकरमैन, बेरी आदि का योगदान उल्लेखनीय है। और इस प्रकार से मॉडल निर्माण में या लोकेशनल एनालिसिस में या सांख्यिकी विधियों के प्रयोग में बहुत प्रकार के प्रयोग हुए, बहुत प्रकार से जो सूचनाएं थी उनका विश्लेषण किया गया और भूगोल को एक ऑथेंटिक सब्जेक्ट के रूप में या एक विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किए गए। अब हम कुछ ऐसी परिभाषाओं को देखते हैं जो 1950 और उसके बाद अस्तित्व में आई और उससे हमें भूगोल के विकास की यात्रा को समझने का अवसर मिलता है। इसमें पीटर हेगेट हैं जो कि क्वांटिफिकेशन और लोकेशनल एनालिसिस से संबंधित है, मॉडल निर्माण से संबंधित है। इनके अनुसार भूतल पर मनुष्य एवं वातावरण के पारिस्थितिकी तंत्र तथा विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक तंत्रों की संरचनाओं और पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन इकोसिस्टम्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड द स्पेशियल सिस्टम ऑफ डिफरेंट रीजन्स अपॉन द अर्थ सरफेस इज ज्योग्राफी। भूतल पर मनुष्य एवं वातावरण के पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, इससे पहले भी ये शब्द मानव पारिस्थितिकी के रूप में आया है, बैरोज ने इसको उल्लेखित किया है, बताया है। और ये अभिप्राय इसका ये है कि वातावरण और मनुष्य इन दोनों के मध्य जो अंतर संबंध है वो इतना प्रगाढ़ है कि वो एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और इस प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किसी क्षेत्र विशेष में होता है जहाँ पर वातावरण और मानव दोनों के अंतर संबंधित होने का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तथा विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक तंत्रों की संरचनाओं। ये स्थानिक तंत्रों की संरचना क्या है इसको समझ लें। स्थानिक तंत्र से अभिप्राय किसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष में जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, जितने भी प्राकृतिक तत्व या घटक हैं, उनका उस प्रदेश के अंदर वितरण कैसा है और उन घटकों का आपस में क्या संबंध है, क्या कार्यात्मक संबंध है और वे एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन या उनकी स्थिति के अनुसार उनके प्रभावों में परिवर्तन होता है और हर क्षेत्र के अंदर यदि एक ही प्रकार के घटक उपलब्ध हों तब भी उनके वितरण की भिन्नता के कारण वह एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का निर्माण करते हैं। उनकी जो संबद्धता है आपस में वह दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होती है। तो उस स्थानिक तंत्रों की संरचनाओं का और पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन भूगोल में किया जाता है और इस प्रकार से भूगोल अब एक लोकेशनल एनालिसिस का विज्ञान बनता गया। तो पीटर हेगेट का ये कार्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसने भूगोल को एक नए दृष्टिकोण दिया। इसके बाद वुलरीज और ईस्ट हैं जिनकी एक परिभाषा है। भूगोल में धरातल के प्राकृतिक संभाग व मानवीय प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ये भिन्नता शब्द का प्रयोग किया जैसा कि हार्टशॉन ने किया और बाद में हार्टशॉन ने उसे संशोधित भी किया। तो यहाँ पर वो भिन्नताओं की बात कर रहे हैं। भूगोल में धरातल के प्राकृतिक संभाग, धरातल के प्राकृतिक संभाग से अभिप्राय भूगोल का जो जिसे हम पृथ्वी तल कह रहे हैं या भूतल कह रहे हैं, वह प्राकृतिक रूप से अलग अलग प्रकार के फीचर्स में या अलग अलग प्रकार के स्वरूपों में विभाजित है। उसमें मानवीय प्रतिक्रिया के स्वरूप यानी वहाँ पर रहने वाले मानव समुदाय के उसके साथ की गई प्रतिक्रिया से जो भिन्नताएं उत्पन्न हुई है उसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो ये परिभाषा शास्त्रीय परिभाषाओं से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है, मगर इसमें मानवीय क्रियाओं को प्रतिक्रिया के रूप में माना है, यानी प्रकृति जो कुछ भी उपलब्ध करा रही है वहाँ पर यदि मनुष्य रहता है तो मनुष्य उसके साथ जो इंटरेक्शन करता है वो प्रतिक्रिया है।
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करता है वह सब प्रतिक्रिया है। तो उस प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ पर वह प्राकृतिक स्वरूप किस प्रकार से परिवर्तित हुआ और वहाँ के जो भौतिक घटक हैं उनका आपस में मनुष्य के साथ क्या संबंध रहा, यानी इसमें मनुष्य को केंद्र में मानकर और प्राकृतिक घटकों की संबद्धता को मानव के संदर्भ में व्याख्या करने का प्रयास दिखाई देता है। इसके बाद हरमन लॉश, इनकी एक परिभाषा है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन आनुवांशिक कारणत्व तथा कार्यात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। ये एक परिभाषा है जिसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इसमें पहली बात तो विज्ञान है, दूसरा इसमें भूतल का अध्ययन आया है, भूतल का अध्ययन यानी अर्थ सरफेस का अध्ययन, और उसके बाद आनुवंशिक कारणत्व। यहाँ पर आनुवंशिक कारणत्व से अभिप्राय ये कि जो कुछ भी वहाँ पर घटक हैं उसके पीछे क्या कारण है, उनकी उपस्थिति क्यों है, पहली बात, उनके बीच में आपस में जो संबंध है कार्यात्मक संबंध वो क्यों है, उसके कार्य कारणत्व को जानना, तथा कार्यात्मक दृष्टिकोण। अब कार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है, जो घटक वहाँ पर उपलब्ध हैं, चाहे वो भौतिक जैविक घटक हों चाहे अजैविक घटक हो, मानव वहाँ पर उपस्थित है, इन सब के मध्य जो आपसी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप अभिप्राय प्रकृति तो उदासीन या निरपेक्ष रूप से उसके साथ संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर निवास करने वाले मानव के द्वारा किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त की गई उनके प्रति, उसका कार्यात्मक दृष्टिकोण इसमें सम्मिलित है। और इस प्रकार से भौगोलिक तत्वों और मानवीय तत्वों के आनुवांशिक कारणत्व और कार्यात्मक दृष्टिकोण को हरमन लॉश ने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भूगोल की जो परिभाषा है उसमें भूगोल के दर्शन को समाहित करने का प्रयास दिखाई देता है। इसके बाद ईस्ट की परिभाषा है, भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल पर विभिन्न अभिलक्षणों की अवस्थिति तथा स्थानिक वितरण की व्याख्या तथा भविष्यवाणी करने वाले सिद्धांतों का परीक्षण और परिमेय विकास करता है। यह परिभाषा पीटर हेगेट की परिभाषा से कुछ मिलती है, लेकिन साथ ही इसमें कुछ नई बातों को भी और सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर दो बातें मैं स्पष्ट कर दूँ। जैसा कि इसमें लिखा है भूगोल वह विज्ञान है, तो हमें ये मानना चाहिए कि एक सिस्टमेटिक साइंस है, और भूतल पर यानी हमारा जो आधार है वो क्या है, पृथ्वी तल है, भूतल है, कि विभिन्न अभिलक्षणों की अवस्थिति। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर पाए जाने वाले जो भौतिक घटक हैं वो उस क्षेत्र में किस प्रकार से अवस्थित है, यानी उनकी लोकेशन कैसी है। फिर साथ में स्थानिक वितरण, स्थानिक वितरण का अभिप्राय ये कि एक दूसरे के साथ उनके रिलेशनशिप को देखना, यानी घटक तो वहाँ पर उपलब्ध हैं लेकिन वे घटक किसके पास हैं, किससे दूर हैं और उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, ये स्थानिक वितरण की व्याख्या हुई। तथा भविष्यवाणी करने वाले सिद्धांतों का परीक्षण और परिमेय विकास करता है। ये दो बातें इसमें नई जोड़ी गई है। इसका अभिप्राय ये कि वहाँ पर जो कुछ हम देख रहे हैं और उसका जो विश्लेषण कर रहे हैं उससे यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हमारे समक्ष आता है तो उसे उसका विकास करना कि वह एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हो, और साथ ही जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को वहाँ पर लागू करके देखना कि क्या वो उस क्षेत्र के अंदर अक्षरशः लागू हो रहे हैं या उसमें और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, उसका परीक्षण करना। और इस प्रकार से यीश ने भूगोल को एक विज्ञान मानते हुए अवस्थिति और स्थानिक वितरण की व्याख्या, साथ ही नियमों का प्रतिपादन और प्रतिपादित नियमों के परीक्षण को भूगोल का अध्ययन क्षेत्र माना। इसके बाद एक विद्वान हुए हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, टाफे। टाफे ने भी भूगोल की परिभाषा को एक भिन्न प्रकार से देखने का प्रयास किया है। भूगोल भूतल के स्थानिक संगठन के प्रक्रम तथा प्रारूपों का अध्ययन है। Geography is the study of the processes and patterns of the spatial organization of the earth's surface. भूगोल भूतल के स्थानिक संगठन, देखिए यहाँ पर एक नया शब्द काम में लिया गया है, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा फ्रेज है जिसका उपयोग किसी क्षेत्र विशेष के अंदर
प्राकृतिक और मानवीय घटकों के वितरण और उसकी अवस्थिति जो उसे एक विशेष व्यक्तित्व बनाती है, वह स्थानिक संगठन कहलाता है। तो स्थानिक संगठन जो वहाँ पर उपलब्ध है, ऐसा कैसे बना या उसके पीछे क्या कारण है, कौन से ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनसे उस स्थानिक संगठन का विकास हुआ, उसे जानना, और इस स्थानिक संगठन से निर्मित पैटर्न से अभिप्राय प्रारूपों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। यानी इसको हम और अच्छे से समझें तो प्रारूप के संदर्भ में मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक परिभाषा है, ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफी वितरणों का विज्ञान है। वितरण से अभिप्राय पृथ्वी तल पर किसी घटक या किसी घटना का वितरण, और इस वितरण को हम जब मानचित्र के ऊपर देखते हैं तो उससे हमें 3 बातें स्पष्ट होती है। पहला कि वह घटना या वह वस्तु या वह घटक कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, यानी उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता लगता है। दूसरी, यह पता लगता है कि उसका घनत्व किन क्षेत्रों में ज़्यादा है और किन क्षेत्रों में कम है, यानी उसकी इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। और तीसरा, हमें ये पता लगता है कि क्या उसके वितरण का कोई प्रारूप वहाँ पर विकसित हुआ है। तो वितरण के प्रारूप से हमें ये पता लगता है कि एक विशेष प्रकार की घटनाएं इस क्षेत्र के अंदर घटित हो रही है, इसके कारण से ये एक पट्टी में या एक प्रारूप के अंदर इसका विकास हुआ है। और इस प्रकार से टाफे ने जो प्रारूप शब्द का प्रयोग किया है, उसका अभिप्राय यही है कि स्थानिक संगठन में जो प्रोसेस चल रहे हैं और इन प्रोसेस के परिणाम स्वरूप किसी घटना विशेष का कोई प्रारूप बन रहा है, तो उस प्रारूप की कारण सहित व्याख्या भूगोल का अभिप्राय होना चाहिए या भूगोल में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से यह परिभाषा बहुत अधिक वैज्ञानिक और बहुत अधिक सारगर्भित है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस एंड पैटर्न्स ऑफ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। इस प्रकार से टाफे का ये विचार बहुत ही उत्तेजक और इस रूप में बेहतरीन माना जाएगा कि इसने भूगोल के दर्शन को एक विशिष्टता प्रदान की। इसके बाद रशिया के जो वैज्ञानिक है IP गेरासिमोव, इनके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा निर्मित सम्मिश्र समाकलित प्रदेशों, इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन्स की व्याख्या करता है। यहाँ पर मानवीय और प्राकृतिक तथ्यों की पारस्परिक क्रियाओं से उत्पन्न जो भूदृश्य है, उसे इसने सम्मिश्रित समाकलित प्रदेशों की संज्ञा दी है। और इनका जो उद्देश्य है वो भी यही है कि हम किसी क्षेत्र विशेष के अंदर मानव और प्राकृतिक वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध है और उनसे उत्पन्न जो परिघटनाएं हैं, उनसे उत्पन्न जो भूदृश्य है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन्स जो वहाँ पर बना है, वो जो दूसरों से भिन्नता और कुछ मायने में समानता भी रख सकता है, उसका अध्ययन भूगोल में किया जाना चाहिए। भूगोल उसके वर्णन या उसके इंटरप्रिटेशन से संबंधित विज्ञान है। और भी बहुत सारी परिभाषाएं ऐसी हो सकती है जिन पर हम विचार करें। डडले स्टैम की परिभाषा है, इसको आप इसमें देखें। एकरमैन की परिभाषा है, भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल पर संपूर्ण मानव जाति तथा उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत व्यवस्था का अध्ययन करता है। सभी परिभाषाओं में कुछ बातें कॉमन है, कुछ बातें इस रूप में देखी गई है कि वो अलग अलग अपने अपने विषय, अपने अपने शब्दों को उन्होंने उसके अंदर स्थान दिया है, और ये परिभाषाएं इस प्रकार से क्रमशः आती जाती है और उनका विकास हुआ। हार्टशॉन महोदय ने अपनी जो परिभाषा है कि पृथ्वी तल के विभिन्नता रूपी लक्षणों का शुद्ध, क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल की मंशा है, ये 1959 में पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी के अंदर रिचर्ड हार्टशॉन ने इस बात को दिया या ये परिभाषा दी है। इसमें 3 बातों को विशेष रूप से उन्होंने इंगित किया है। पहला, शुद्ध, क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण विवरण तथा व्याख्या। यह जो विचार है, यह विचार भूगोल को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। फिर दूसरा, परिवर्तनशील गुण,
यानी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह स्टैटिक या स्थिर नहीं है, उसमें गतिशीलता है, उसमें परिवर्तनशीलता है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, तभी हम उसका वर्णन कर पाएंगे कि कैसे उसमें परिवर्तनशील तत्वों ने समय के संदर्भ में परिवर्तन किया और उसे एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। और तीसरी बात, पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप। पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप का अभिप्राय ये कि पृथ्वी पर जो धरातलीय स्वरूप है, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, महाद्वीप, झीलें, नदियाँ, मरुस्थल, इन सब का जो धरातलीय स्वरूप है, यह स्वरूप भी परिवर्तनशील है। और इसके साथ चूँकि ये मनुष्य के संदर्भ में एक स्थिरता हमें दिखाई देती है, तो मनुष्य का इसका जो संबंध है उसमें पृथ्वी तल यानी भौतिक जो स्वरूप है उसको अच्छे से समझना, उसका अध्ययन करना, ताकि हम उसके और मानव के संबंधों को अच्छे से परिभाषित कर सकें। इस प्रकार हार्टशॉन ने भूगोल की परिभाषा को एक विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। अगले चैप्टर में या अगले मेरा जो व्याख्यान होगा उसमें भूगोल में नूतन प्रवृत्तियाँ यानी रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी, इस पर मैं चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।